नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग पॉलिटी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में 7-8 क्वेश्चन आए थे इससे, मतलब 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें सभी शिफ्ट में लगभग एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। 50 क्वेश्चन जो जीके के आए थे ना, उस सेक्शन में पॉलिटी आएगा। पॉलिटी थोड़ा इसका लिमिटेड सिलेबस है और आप यदि सही तरीके से पढ़ेंगे तो इसमें नंबर लाना इजी है। मतलब हिस्ट्री और जियोग्राफी के कंपैरिजन में पॉलिटी जो है ना, उसका सिलेबस कम है। बस आपको ये पता हो कि क्या पढ़ना है तो आपके आसानी से अच्छे नंबर इस पोर्शन में आ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रेम्बल के बारे में देखेंगे। हमारा जो संविधान है, जो समितियां बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, और जो अनुसूचियां हमारे संविधान में 12, उनके बारे में देखेंगे। कौन कब जोड़ी गई थी, उससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं बीच बीच में वो बताता रहूँगा। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, भारत के लिए एक संविधान की संकल्पना एम.एन. रॉय ने की थी। पहले एग्ज़ाम में, मतलब प्रीवियस कई एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे हर एक जो पॉइंट है वो एक क्वेश्चन है, और एक पॉइंट में एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी पहले बन चुके हैं। तो जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे वो संक्षिप्त नोट्स हैं। आप वीडियो देख के अपने नोट्स बनाइए, या आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा कि आपको किस तरह से पीडीएफ मिल जाएगी। तो भारत के लिए सबसे पहले संविधान की संकल्पना किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। और संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव। तो एम.एन. रॉय और बी.एन. राव में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो संविधान की संकल्पना पहले हुई तो एम बाद में आता है, अल्फ़ाबेटिकली आप याद रखो। एम और बी में है ना, रॉय है, इधर राव है, तो वो तो ऐसा लगता है कि रॉय दोनों हैं। लेकिन एम और बी, एम अल्फ़ाबेट में ABCD जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के, एम बाद में आता है। लेकिन यहाँ पे एम.एन. रॉय का नाम पहले है। संकल्पना उन्होंने पहले की, बाद में जो संविधान सभा बनी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कई बार प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। संवैधानिक सलाहकार को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बोलते हैं। 3 यहाँ पे आपको डेट और ईयर अच्छी तरह से याद रखना है। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये डेट याद रखनी है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब इसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। कितने बार ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो यही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके अगला पॉइंट दिया है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 2 दिन बाद, 9, 11, 13, ऐसे आप याद रखिए। 1946 की बात है, दिसंबर की, 9 दिसंबर, उसमें 2 जोड़ोगे 11 दिसंबर, उसमें 2 जोड़ोगे 13 दिसंबर। तो 11 दिसंबर को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और हमारे पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, और बाद में यह प्रस्तावना बना। अब प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और जो प्रियम्बल है ना, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही थोड़ा सा चेंज्ड फॉर्म है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है वो क्या है। मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं, प्रियम्बल। NCERT की बुक्स में पहले पेज में यही दिया रहता है। तो जो हमारा संविधान है ना, जैसे बुक्स होती है उसमें प्रस्तावना सबसे पहले होती है ना, तो वैसे ही प्रियम्बल हमारे संविधान जो लिखा गया है उसका पहला पेज जो है ना, उसमें प्रियम्बल दिया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ आगे। तो यहाँ पे जो संविधान है ना, वो लोगों के द्वारा खुद के लिए दिया गया है। इसीलिए जो गणतंत्र की परिभाषा दी गई है ना, वो है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये जो संविधान है ना, लोगों ने अपने लिए खुद दिया है, इसीलिए दिया है। यहाँ पे लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया
इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आपको ये याद रखना है, ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये टर्म्स इस सीरियल में आए हैं। SSDR करके शॉर्ट में याद रख सकते हैं। SSS में पहले का मतलब होगा सोवरेन, दूसरे का मतलब होगा सोशलिस्ट, तीसरे का मतलब होगा सेकुलर, और DR मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। अब यहाँ पे जस्टिस, 3 तरह की जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब ये आप ये पढ़ लीजिए, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो 3 तरह की जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी कितने तरह की है? 5 तरह की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th December of 26th day of November 1949। तो जो 26 नवंबर 1949 को है ना, संविधान बन के तैयार हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस मनाते हैं। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। उसके बारे में भी है, क्योंकि 26 जनवरी 1929 या 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो उस जो 26 जनवरी का दिन है ना, उसको मेमोरेबल बनाने के लिए ये किया गया था कि कुछ दिन वेट किया गया नवंबर से जनवरी तक। डू हियर बाई एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब लोगों ने अपने लिए ही ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो ये हो गई प्रियम्बल की बात। अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं। तो संविधान बनने में लगा समय, ये जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है ना, आप यहाँ से काउंट करिए, दिन भी काउंट कर सकते हैं। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को और बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो ये अभी यदि आप काउंट करेंगे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आएगा। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो ये 26 नवंबर 1949 हो गया, और 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस मनाते हैं, ये मैं अभी बता चुका हूँ। कई बार एग्जाम में इम्पोर्टेंट समितियाँ पूछी जाती हैं। जो संविधान सभा बनी थी उसकी महत्वपूर्ण समितियाँ, तो आप इतनी समितियाँ जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं इतनी आप याद रखिए। उसमें अध्यक्ष पूछते हैं। तो झंडा और संचालन समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 नाम आपको याद रखने हैं इसमें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, उसके बाद मतलब 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए आप 2 समितियां याद रखिए, झंडा समिति और संचालन समिति। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आप 2 जगह याद रखिए, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन समिति और यूनियन पावर समिति, कमेटी। समिति को इंग्लिश में कमेटी बोलेंगे। तो जब यूनियन की बात आएगी तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि जब यूनियन की बात आएगी तो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आएगा। भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर लोगों को आता ही होगा। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, यह भी बात आपको याद रखनी है। अब बात है सरदार पटेल जी की बात। तो आपको इसमें इनके नाम 3 समितियों में मुख्यतः याद रखना है, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। तो इस तरह से आपको याद रखना में आसानी होगी। अभी जो मैंने आपको प्रस्तावना दिखाई, अब उसमें आपको क्या क्या याद रखना है वो ये देखिए। जो 42वां CAA जो यहाँ पे लिखा है ना, 42nd CAA, तो इसको यदि विस्तार में लिखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मैंने शॉर्ट में CAA लिखा है। 1976 के द्वारा संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। अभी मैंने पढ़ा ना SSDR, तो उसमें सोवरेन के बाद सोशलिस्ट और सेकुलर भी आया था। तो ये सोशलिस्ट सेकुलर है ना, ये 42वें संविधान संशोधन 1946 से संविधान में जोड़े गए थे। किसमें? प्रियम्बल में। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे दिया गया है कि जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 का, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। हिंदी यहाँ पे देखो दी गई है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी की। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष। तो यहाँ पे सेकुलर को ना धर्मनिरपेक्ष से कंफ्यूज मत कर देना। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष अलग अलग होता है। और तीसरा है इंटीग्रिटी मतलब अखंडता।
तो ये 3 शब्द जोड़े गए हैं किससे? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है। प्रस्तावना में अब 3 तरह की जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। हिंदी में बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ये भी पहले आ चुका है कि प्रियम्बल में कितने तरह के जस्टिस या न्याय की बात की गई है, तो 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। और जो प्रस्तावना है उसमें 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और जो SSSR मैंने बताया वो यहाँ पे फिर से लिखा है, सोवेरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये टर्म्स किस क्रम में आए हैं प्रस्तावना में। तो ये हो गई प्रस्तावना की बात। अब हम लोग देखेंगे अनुसूचियाँ। तो हमारे संविधान में अभी 12 अनुसूची हैं, लेकिन जो संविधान जब बना था उस समय 8 अनुसूची थी और 4 उसमें बाद में जोड़ी गई थी। तो हम लोग एक एक अनुसूची से देखेंगे और उसमें क्या क्या आपको ज़रूरी है वो यहाँ पे दिया गया है। तो जो पहला अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। तो जो पहला शेड्यूल है उसमें भारतीय संघ के राज्य 28 राज्य इस समय हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो उनका उल्लेख है। नोट यहाँ पे लिखा गया है कि 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया था। तो ये याद रखना है आपको, कौन से संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 69वें संविधान संशोधन से। तो पहला शेड्यूल ये हो गया, इसमें किसके बारे में बात किया गया? भारत के राज्य और यूटी का। दूसरा जो शेड्यूल है उसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो टॉप की पोस्ट है उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। यहाँ पे अंडरलाइन है, देखो, वेतन, भत्ते और पेंशन। अब किसके किसके हैं वो इसमें देखो लिखा है ब्रैकेट में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति मतलब वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के राज्यपाल, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश एवं CAG आदि। तो ये हो गया दूसरा शेड्यूल। अभी थोड़ा सा ये डिटेल में है, फिर मैं लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा कि जो शेड्यूल्स हैं ना उनको कैसे आप याद रख सकते हैं। तीसरा जो शेड्यूल है उसमें शपथ, ओथ मतलब दिया गया है कि ओथ का फॉर्मेट। तो जो संघ के मंत्री हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके मंत्रियों की शपथ का प्रारूप, संसद सदस्य जो हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, वो चाहे राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, उनके निर्वाचन के लिए जब प्रत्याशी होते हैं उनके लिए और सांसदों के लिए अलग अलग है दोनों के लिए। देखो, पहले जब वो पर्चा भर दाखिल करते हैं ना कि हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट के, तो वो एक ओथ लेते हैं, वो अलग होती है उसका प्रारूप। और जब वो संसद बन जाते हैं तो जो ओथ लेते हैं वो अलग होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के प्रत्याशी और विधायक, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। बस एक आप ओवरऑल देख लीजिए, बस नोट में ये याद रखना है कि शपथ का प्रारूप है तीसरे में, ये याद रखिए। नोट याद रखना है कि किस राष्ट्रपति की जो शपथ का प्रारूप है वो ना तीसरे शेड्यूल में नहीं है, आर्टिकल 60 में है। अनुच्छेद, आर्टिकल ना इसको हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 60 में है, शेड्यूल में नहीं है। चलो मैं अभी आपको थोड़ा सा ये और बताता हूँ कि शेड्यूल है क्या। देखो, जैसे कोई बुक होती है तो उसमें जो पहले पेज में तो इंट्रोडक्शन दिया है तो वो प्रस्तावना हो गई, फिर अध्याय होते हैं ना तो वो चैप्टर, तो पार्ट में ऐसे डिवाइड है। तो जो हमारा संविधान है ना वो कई पार्ट्स में डिवाइड है, तो पार्ट्स के अंदर दिए गए हैं आर्टिकल या अनुच्छेद। तो वैसे हम बोलते हैं ना कि जो पहला पार्ट है उसमें 1 to 5 आर्टिकल, फिर दूसरा जो है उसमें 6 to 12, 1 to 5, 1 to 4 है पहले में, फिर दूसरे में 5 to 11, तीसरे में है 12 to 35। हाँ, इस तरह से है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें इस तरह से आर्टिकल दिए गए हैं और कुछ बातें जो भाग जो दिए गए हैं उसमें छूट गई हैं उनको बाद में जोड़ा गया है, तो अलग से एक लिस्ट बना दी गई है, उनको शेड्यूल बोलते हैं। तो शेड्यूल में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि शेड्यूल होते क्या हैं, कहाँ पे दिए गए हैं संविधान में। तो जो चीज़ें उन पार्ट्स में नहीं दी गई हैं, उससे छूट गई हैं, उनको हम लोगों ने शेड्यूल में रख दिया है, अनुसूचियाँ बना के रख दिया है। तो ये हो गया बात कि राष्ट्रपति की जो शपथ का प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में है। 3 शेड्यूल हो गए थे, अब चौथा है, उसमें राज्यों और यूटी की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन, कि मतलब
जो राज्यसभा में एमपी होते हैं ना, तो उसमें कितने एमपी किस राज्य और यूटी से चुन के जाएंगे, उसका वर्णन होता है चौथे शेड्यूल में। पांचवा जो शेड्यूल होता है उसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात दिया गया है। तो अनुसूचित जाति एससी बोलते हैं और अनुसूचित जनजाति एसटी बोलते हैं। तो एससी एसटी क्षेत्रों का वर्णन है शेड्यूल 5 में। और शेड्यूल 6 में भी एससी एसटी क्षेत्रों का के प्रशासन के बारे में वर्णन है, लेकिन किसके? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन 4 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो इसको आप ATMM से याद रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। मणिपुर को यहाँ पे स्किप किया गया है, मतलब मणिपुर इसमें शामिल नहीं है, तो आप यहाँ पे MM में ना मिजोरम और मेघालय याद रखिए। 7वां जो शेड्यूल है ना, वो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियाँ हैं उसका बंटवारा करता है, इंटर स्टेट रिलेशंस की बात करता है। तो इसके लिए 3 सूची बनाई गई हैं। तो जो पहली सूची है उसको संघ सूची है, यूनियन लिस्ट बोलते हैं। दूसरी सूची है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट बोलते हैं। और जो तीसरी सूची है उसको समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। अब बात आती है कि इसमें कानून कौन बना सकता है। तो जैसा पता चल रहा है कि संघ सूची मतलब जिसमें संघ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो अब इसमें यह भी बहुत पूछा जाता है कि किस सूची में कितने विषय हैं। तो जो संघ सूची है ना, तो संविधान बना था उसमें 97 विषय थे, लेकिन अब उसमें 3 विषय बढ़ा दिए गए हैं, तो अब 100 विषय हो गए हैं। तो संघ सूची या यूनियन लिस्ट में इस समय 100 सब्जेक्ट है, 100 सब्जेक्ट है। दूसरा आता है राज्य सूची। तो राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन कुछ केस में जब 2 या 2 से अधिक राज्य किसी ऐसे विषय पे जो राज्य सूची में आता है उसके लिए संसद से अनुरोध करते हैं कि आप इस पे कानून बनाओ, तो उस पे भी संसद कानून बना सकती है। तो पहले राज्य सूची में 61 विषय थे, अब हो गए हैं 66। नहीं, पहले 66 थे, अब हो गए हैं 61। तो आप ये अभी वाले याद रखिए, जो संघ सूची है उसमें 100 विषय हैं, जो राज्य सूची है उसमें 61 विषय हैं, और जो आगे समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय है। तो 100, 61, 52 ये नंबर आप याद रखिए, मोबाइल नंबर की तरह रट लीजिए, 100, 61, 52। तीसरा है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब टकराव की स्थिति आएगी, मतलब किसी एक ही विषय पर यदि केंद्र सरकार मतलब संसद और राज्य किसी ने कानून बना लिया दोनों ने, तो जो केंद्र सरकार या संसद ने कानून बनाया होगा वो मान्य होगा। इसमें है 52 विषय। तो ये बात हो गई सूचियों की और उसमें कितने विषय हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कई बार ये एग्जाम में आता है कि पूछ लेता है कि ये विषय किस सूची में आता है। तो आप कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो आप याद रखिए। तो राज्य सूची के विषय आप याद रखना है, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, कृषि, सिंचाई, सड़क, ये याद रखिए राज्य सूची के विषय हैं। संघ सूची रक्षा, विदेश मामले, युद्ध व संधि, देशीकरण व नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेल, पोर्ट, हवाई मार्ग, डाक आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफिस जो होते हैं ना, वो पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अलग है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करता है। टेलीफोन, मुद्रा निर्माण, बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं। बीमा मतलब इंश्योरेंस, माइंस एंड मिनरल्स। और समवर्ती सूची में ये याद रखने हैं आपको, फौजदारी विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोध मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन हो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि कुछ केस में जो पुलिस है ना वो आपको बिना कारण बताए, मतलब कोई आप ऐसा गलत काम करें उससे पहले रोकने के लिए उसको आपको बंद कर सकती है, मतलब जेल में डाल सकती है या अरेस्ट कर सकती है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। विवाह और विवाह विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा। तो वहाँ ऊपर जो बीमा था वो अलग है, यहाँ पे सामाजिक बीमा की बात हो रही है। पुनर्वास और पुरातत्व, शिक्षा और वन। तो आपको शिक्षा, एजुकेशन भी याद रखनी है कि किस में आता है, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में। और वन, फॉरेस्ट भी समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। 8वीं सूची है, इसमें 22
भाषाओं का जिक्र है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेज कितनी है भारत की, 22, इनका जिक्र है 8वीं अनुसूची में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने तो पहले से थे, अब जो 4 है ना 9 से 12 तक वो बाद में जोड़े गए हैं। तो 9वीं जो अनुसूची है, 9वां जो शेड्यूल है वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जोड़ा गया था। तो इसमें शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये इसलिए बनाई गई थी कि जो केंद्र सरकार थी वो चाहती थी कुछ सब विषय ऐसे हों जो हम इस सूची में, अनुसूची में डाल देंगे तो जो कोर्ट है ना उसमें दखलंदाजी ना करे। लेकिन बाद में ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसमें भी दखलंदाजी कर सकते हैं। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन है, मतलब प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट किसी काम के लिए लेती है आपकी, तो उसके प्रोसेस का वर्णन है इसमें। 9वां हो गया। अब 10वां है, तो इसे जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, दल बदल विरोधी नियम हिंदी में ये बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप जिस पार्टी से चुन के आए हैं, ये तो नहीं है कि आप चुन के आ गए किसी दूसरी पार्टी से, बाद में किसी ने लालच दिया पैसे का तो आप दूसरी पार्टी में चले गए, तो इसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन कुछ केस होते हैं कि जब इतने से ज़्यादा यदि मेंबर किसी पार्टी के चुनने के बाद भी यदि दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो ये रद्द नहीं होता, वो आगे आपको बताया जाएगा आगे के लेक्चर्स में। अब है 11वां अनुसूची। इसमें इसको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से, और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा गया है और उनको 29 विषय दिए गए हैं। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा गया है किसमें, 11वें अनुसूची में, और कितने विषय पंचायत को दिए गए हैं, पंचायती राज संस्थान को 29 विषय। और 12वां है शेड्यूल्स। 12वां जो अनुसूची है उसमें इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से। जो 73वां और 74वां है ना वो 1992 में ही आया था। और इसमें म्यूनिसिपैलिटी, शहरी क्षेत्र में जो स्थानीय स्वशासन होते हैं ना, मेयर एयर जो होते हैं ना, और पार्षद, उनका चुनाव इसमें हाथ होता है, और उनको 18 विषय दिए गए हैं। तो जो पंचायती राज संस्थान है उनको 29 विषय, और जो म्यूनिसिपैलिटी है उनको 18 विषय दिए गए हैं। ये आपके हो गए 12 शेड्यूल। और इसको याद करने की एक ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। लेकिन ये ट्रिक आपको तब पता होगी जब आपको थोड़ा सा पता होगा, वरना एक एक यहाँ पे वर्ड दिया गया है तो आप ट्रिक से भी उसको कैसे पकड़ पाओगे। तो लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो हो गया ना, आपने ऐसे डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन अब ये आप पढ़ोगे ना तो मैं बताऊँगा किस तरह से याद रखना है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो यहाँ पे जो टी है ना वो टेरिटरीज, तो जो राज्य और यूटीज है ना उनके क्षेत्र, एरिया के बारे में बताती है। तो यहाँ पे टेरिटरीज के बारे लिखा है। टी का मतलब जो है वो टेरिटरीज। ई है एमोल्यूमेंट्स, मतलब वेतन भत्तों का, जो टॉप के ऑफिशियल पोस्ट हैं उनके वेतन भत्तों का विवरण है वो दूसरी अनुसूची में है। तीसरी है उसमें अफर्मेशंस, मतलब शपथ का प्रारूप है। लेकिन याद रखना है कि जो राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। आर का मतलब है राज्यसभा सीट्स, तो राज्यसभा में राज्य और यूटी से कितनी सीटें होंगी उसका विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची में। एस जो है उसमें शेड्यूल्ड एरियाज की बात की गई है, एससी और एसटी एरियाज की बात की गई है 5वीं अनुसूची में। और छठी अनुसूची में बात की गई है ATMM जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहाँ की। तो ATMM मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इसमें MM में अभी मैंने बताया कि मणिपुर को इंक्लूड नहीं करना है। F जो दिया गया है कितनी हो गई, तो F है ना उसमें इसका मतलब फेडरल स्ट्रक्चर। तो इसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात की गई है और सूचियाँ दी गई हैं। कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। O का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, वो कितनी है 22। L है लैंड रिफॉर्म्स, तो इसमें है ना जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था उससे इसको जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। तो क्या था ना कि जो अधिग्रहण सरकार ज़मीन करती थी ना उसमें दिक्कत आ रही थी,
तो उसको दूर करने के लिए पहले इसमें 9वीं अनुसूची में उसने बोला कि इसमें हम कुछ विषय रखेंगे जो कोर्ट की पहुंच से बाहर होंगे, मतलब उसमें कोर्ट दखलंदाजी नहीं करेगा। जो अगला है डी का मतलब डिफेक्शन लॉज, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉज, मतलब दल बदल विरोधी कानून किसमें है 10वीं में। 11वीं में पंचायत हैं, पंचायत को 29 विषय दिए गए हैं और लास्ट में है 12वीं में म्यूनिसपैलिटीज़ के बारे में बात की गई है और उनको 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका पॉलिटी का पहला लेक्चर। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।